अच्छा जी, अब हम मज़ीद सवालों पे जाते हैं, मज़ीद एग्जांपल्स को समझते हैं। अभी तक रेवेन्यू समझ आ रहा है आप लोगों को? हम जो सवाल कर रहे हैं आपको इस तरह के ही सवाल जो हैं पेपर में एक्सपेक्टेड होने हैं। पेपर में आपके इस तरह के सवाल जो हैं वही क्या है आपको एक्सपेक्टेड जो है वो होने हैं। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे। कहता है डिस्कस व्हेन द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव कॉन्ट्रैक्ट। हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे और हमने इसकी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो लेके चलनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, देयर आर मोस्टली चांसेस, जब आप सवाल कर रहे होंगे पेपर में, जो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है ये सबसे ज़्यादा टेस्ट होने वाला एरिया है। बिकॉज वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपसे टेस्ट करवाएगा, डेफिनेट पेमेंट्स पे जाएगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करवाएगा, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। कहते हैं जी, द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल एन एसेट। उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कस्टमर को एसेट बेचने के लिए। कंट्रोल ऑफ द एसेट विल ट्रांसफर टू द कस्टमर इन 2 ईयर्स। कंट्रोल जो है वो 2 सालों के बाद, ये 2 सालों में ट्रांसफर होगा। मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम का मतलब है कि एक वक्त में हम क्या करेंगे, दे देंगे। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड 2 अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन। इसमें 2 अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन है। 5,000 इन 2 ईयर्स व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ एसेट। कि जब आपको कंट्रोल मिल जाए 2 सालों के बाद, तब आप 5,000 दे दीजिएगा। और पेमेंट ऑफ रुपीज 4,000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, या जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो तब आपने कितना कर देना है, 4,000 दे देना है। द कस्टमर इलेक्ट टू पे रुपीज 4,000। कस्टमर ने कहा ठीक है भाई, कब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यकम जनवरी को, तब मैं आपको पेमेंट जो है वो कर दूंगा। The entity concludes that contract contains a significant financing component. एंट्री ने कहा कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है वो मौजूद है। बिकॉज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द कस्टमर पेज फॉर द एसेट। बिकॉज पेमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी में फ़र्क है, टाइम डिफरेंस आ रहा है। एज वेल एज द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी हमारा चेंज है। ठीक है। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द ट्रांजेक्शन इज 11.8%। जो हमारा इसमें इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 11.8% है। विच इज द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक 2 अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन इकोनॉमिकली इक्वलेंट। जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम देखेंगे 5,000 2 साल के बाद, और आज का ये 4,000 जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। However, the entity determines that the rate should be used in adjusting the promise consideration is 6%। लेकिन जो हमने इसको एडजस्ट करना है प्रॉमिस कंसिडरेशन को, उस पे हमने क्या लेना है, 6%, विच इज एंटिटी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। हम जाके इसकी आगे डिस्कस करेंगे। जो आपका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट होगा आप यहाँ पे वही कंसिडर करेंगे। बिकॉज यही जो है वो क्या है हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। हमने इसकी जो है अब एंट्रीज जो है वो पास करनी है। साफ सीधी बात है, साफ और सीधी बात है। उसने कहा है रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा। अब देखें, रेवेन्यू के दो ऑप्शन थे। एक था आफ्टर 2 इयर्स, एक ऑप्शन है आफ्टर 2 इयर्स, और एक है जब उसने कहा था ऑन एग्रीमेंट, जब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तब। तो उसने पेमेंट जो है वो तो उसने कर दी एग्रीमेंट के ऊपर। एकम जनवरी को उसने पेमेंट की, हमने कैश डेबिट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बना दी। अब आप खुद देखें, 4,000 मैं आज पकड़ रहा हूँ यकम जनवरी को। चीज़ मैंने डिलीवर करनी है 2 साल के बाद। जब मेरी चीज़ डिलीवर हो जाएगी तब मेरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा। तब ही मैं क्या करूँगा, मैं इसको रेवेन्यू के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर पाऊंगा। अभी तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तभी मेरी ये क्या बनेगी, अभी मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो है वो बन जाएगी। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे। बिकॉज भाई हमें इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, और उसको ट्रांजेक्शन को मैच करने के लिए हम 6% इंटरेस्ट रेट जो है वो लगाएंगे। तो पूरा साल हमारे पास मौजूद रहा। हमने 4,000 का 6% लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर 240 से डेबिट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या हो गई, 240 से जो है वो क्रेडिट हो गई। अगला साल भी आ गया हमारे पास। अब अगले साल का जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 4,000 हमारे पास ओपनिंग था, पिछले साल का भी इंटरेस्ट हमने बीच में ऐड किया। अब मेरी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो है वो 4240 है। इसका हम लेंगे 6%, तो मेरे पास इंटरेस्ट रहेगा 254। 254 से इंटरेस्ट एक्सपेंस इस साल का भी आ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जो है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जब एट द एंड आएंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कितनी थी, 4240 प्लस
254 करेंगे तो गालिबन बनेगी 4494। तो जब हम 31 दिसंबर को जब हम सारा कुछ सेटिस्फाई कर देंगे, जब हम डिलीवर करेंगे, तो 4494 से हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और रेवेन्यू जो है वो हमारा क्या होगा, 4494 से हम क्रेडिट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब देखें यहाँ पे हम सवाल देखते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी, नहीं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर नहीं लिखेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की बात करेंगे। हम जब इसको वाइंड अप करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को इस्तेमाल करेंगे। इस स्टैंडर्ड में हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल करना है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर का वर्ड हमने इस्तेमाल नहीं करना। देखें जी, साफ सीधी बात है, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आपने फ्यूचर में एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो कंप्लीट करके देना है, तो दैट इज योर लाइबिलिटी। हम स्टैंडर्ड के टर्म्स जो हैं उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये सवाल जरा पढ़ें। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं होगी। लेट्स सी, रीड तो कर लें। कहते जी प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपने जनरल एंट्रीज जो हैं वो पास करनी है टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कार वर्ल्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 एंड 2016। कहता है जी, कार वर्ल्ड सेल्स न्यू कार ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस वेयर बाय 40% डिपॉजिट इज रिसीव ऑन सेल। जब आप सेल करेंगे 40% डिपॉजिट जो है आपको उस वक्त मिलेगा। द बैलेंस पेमेंट इज रिसीव एट द एंड ऑफ 2 years। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%। ऑन 1 July अ कार was sold for ₹2 million। ठीक है। अब देखते हैं, हमने गाड़ी बेची कितने की, 2 मिलियन की, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमने इसको अब रिकॉर्ड करना है, इसका रेवेन्यू क्या है और किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। देखें जी, गाड़ी है आपकी 2 मिलियन की,
जो आपने यहाँ पर बेची है, डेफर्ड पेमेंट्स पे बेच रही हैं, और 40% जो है वो आप एडवांस में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो 40% इसका बनेगा 8 लाख। 8 लाख रुपया जो है वो तो आपको आ गया। बैंक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इससे डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही है, हाँ, 8 लाख से बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। बाकी आपका रिसीवेबल जो है वो है 1.2 मिलियन का। ये उसने कहा है 1.2 मिलियन मिलना है 2 साल के बाद। तो क्या हम इस 1.2 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे? बताएं, क्या हम इस 1.2 मिलियन की पीवी कैलकुलेट नहीं करेंगे? बिकॉज हमें तो आज की चाहिए ना, कि 1.2 मिलियन 2 साल के बाद मिलना है, उसकी आज क्या वैल्यू है। तो इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 10%। 1.10 रेस टू पावर 2 करें, बताएं क्या आता है आंसर। क्या आता है आंसर, बताइएगा जरा। 991,736। तो सर ये है, ये रिसीव हो चुका है, ये रिसीव होगा। इसका सम करें, क्या आता है जरा बताइएगा। कितना है? 1,791,736। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, अब अपना रेवेन्यू बुक करेंगे। 1,711,936 बैंक में इतना आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। डन हो गया। अब आपने 1 साल के बाद जो आपके रिसीवेबल्स हैं, इस पे जो इंटरेस्ट एक्रू होगा आपने वो लिखना है। तो आपके रिसीवेबल्स हैं 991,736। इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है आपका 10%। ये बनेगा 991,736। ये क्या होगा, आप डेबिट कर देंगे क्या, अपना ये जो रिसीवेबल्स हैं वो इस अमाउंट से डेबिट हो जाएंगे, और इंटरेस्ट इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी इस अमाउंट से क्रेडिट हो रही होगी। ये 1 साल का इंटरेस्ट शुरू हो गया। अब अगले साल के इंटरेस्ट की बात करें, 919,736 प्लस 99173 कितना बनता है, बताइएगा जरा। 991,736 प्लस 99,173 कितना बनता है? 1, कितना बनता है बताइएगा। 1,109,0,909। ये आपके बनता है इस साल का ओपनिंग रिसीवेबल। इसका 10% लेंगे, ये बनेगा 1,09,090। ये इंटरेस्ट फॉर द ईयर आ जाएगा। आप इसकी भी एंट्री पास कर देंगे, 1,09,090 की इसकी आप एंट्री पास करेंगे। अब आपके रिसीवेबल्स कितने क्लोजिंग होंगे? अब आपके रिसीवेबल क्लोजिंग होंगे 991,736 प्लस 99173 प्लस 1,09,090। कितना बनता है ये बताइएगा जरा। हाउ मच इज दैट? हाउ मच इज दैट? ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन ही बन रहा है। तो 1.2 मिलियन जो है अब आपने रिसीवेबल से लेना है। ये जो 1.2 मिलियन है आपको जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और रिसीवेबल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने एक चीज़ याद रखनी है। आपने अपना रेवेन्यू बुक किया था 1,791,735 का। आपके रिसीवेबल्स बुक हुए थे 99135 का। अब देखें, ये आपका रेवेन्यू बुक हुआ था
टोटल बेसिकली आपको 12 लाख जमा 8 लाख ही मिला है, 20 लाख मिला है। तो अगर आप 20 लाख से इसका डिफरेंस लेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आती है, ज़रा बताइएगा। व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट? डिफरेंस कितना आता है? 202, 208, 265। दैट इज योर अदर इनकम, दैट इज योर अदर इनकम एंड दैट इज योर रेवेन्यू। ये जो है हमने क्या करनी है, इसकी डिफ्रेंसिएशन लाजमी करनी होती है। ये सवाल देखें ज़रा, बताएं, इज इट डूएबल बाय यू और नॉट? जल्दी करें। इज दैट क्वेश्चन इज डूएबल बाय यू और नॉट गाइस? ये पास्ट पेपर का सवाल है, शॉर्ट है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम पास्ट पेपर। कहते हैं, मैं डिस्कस कर देता हूँ। हमें जनरल इंटरेस्ट प्रवेश करनी है इन द बुक्स ऑफ जेएल अंडर द ऑप्शन ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आ रही है? हाँ, ठीक है। जुपिटर लिमिटेड एंटर इनटू अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2007 with a customer for the maintenance of computer network. GL has offered the following payment option. Option 1, immediate payment of rupees 2 lakh. Option 2, payment of rupees 1,10,000 at the end of year end. डिस्काउंट रेट जो है 1.61 है। आपने जनरल एंट्रीज जो है वो आपने मेंटेन करनी है। तो अगर आप ऑप्शन 1 पे आते हैं, लमसम पेमेंट पे, आपको 2 लाख मिल गया कैश डेबिट, आपके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सेम आपने जो कि 2 साल के बाद करना है तो आपकी ये लाइबिलिटी है। फिर आप उसके ऊपर हर साल जो है अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो क्या करेंगे, आप उसके क्रू करेंगे। मेरे ख्याल से ये हमने किया है। इज़ दैट डूएबल बाय यू? ये मुझे इसको प्रॉपरली समझाने की ज़रूरत है। आप इसको देख सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। अभी हम सेम इसका ऊपर वाला करके भी आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वाला। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट हमारा, मेरे ख्याल से हमने सबसे तफसील में जो डिस्कस किया है वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। फाइनेंसिंग कंपोनेंट हमने इसका सबसे तफसील में डिस्कस किया है, सबसे डिटेल में हम क्या किया है, हमने इसको लेके गए हैं, हमने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस आउट किया है। अब उसके बाद है नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब है कि आपको क्या मिल रही है, दैट इज कंसिडरेशन इन काइंड। क्या है, आपको कंसिडरेशन इन काइंड जो है वो क्या हो रही है, वो रिसीव हो रही है। क्या हो रही है, कंसिडरेशन इन काइंड जो है वो रिसीव हो रही है। इसको हमने कैसे अकाउंट फॉर करना है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपने ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है लेकिन कस्टमर ने परफॉर्मेंस किया है कि वो आपको कंसिडरेशन जमा कराएगा अदर देन कैश। जैसे वो कह सकता है, मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, लेबर दे दूंगा, इसकी जो है वो हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप एक दुकानदार है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं आईफोन बेच रहा हूँ। मैं कहता हूँ आईफोन 17 प्रो मैक्स जो है मैं ये बेचूंगा 6,50,000 का। ये मैं उसकी कैश प्राइस जो है वो डिटर्मिन करता हूँ। मेरे पास मिस्टर ए आता है एक, वो कहता है सर मैं आपको अपना देता हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स, हूँ आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स देता हूँ। और आ, मैं कहता हूँ जी मैं इसको लूँगा 2.5 लाख रुपए का। और बाकी वो कहता है कि मैं आपको कैश दूंगा 4,20,000। अब देखिए,
सॉरी 4,20,000 नहीं, वो कहता है मैं आपको कैश दूंगा। यार एक सेकंड, लैपटॉप हैंग हो रहा है। कहता है मैं कैश दूंगा आपको 3,80,000। अब ये बनता है आपके पास 6,30,000। ये इतने का बेच रहे हो, आया इतने में। तो सवाल ये है हम रेवेन्यू किस कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, हम 6,50 करेंगे, 6,30 करेंगे, कैसे करेंगे? बिकॉज जो हमें यहाँ पे कंसिड्रेशन मिली है, ये जो इन काइंड हमें कंसिड्रेशन मिली है, इसको हमने कैसे अकाउंट फॉर करना है, इसको हमने कैसे वैल्यू करना है, इस चीज़ को हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है। इसका रूल है। अब यहाँ पे अगर गुड्स मिले ना, गुड्स का तो मसला नहीं है, मसला ये है कि सर्विसेज हमें वो दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बंदे को चीज़ बेचता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार के पास जाके मोबाइल फ़ोन ले आता हूँ, कहता ठीक है। मैं कहता हूँ यार तुम मुझे, मैं तुम्हें पैसे पे करता हूँ, और चूंकि मैं टैक्स रिटर्न्स वगैरह जमा कराता हूँ तो मैं तुम्हारी रिटर्न जमा करा दूंगा। अब मैं उसको सर्विसेज दे रहा हूँ, उससे मैंने गुड्स ली हैं, मैं उसको सर्विसेज दे रहा हूँ। तो सवाल ये है कि वो दुकानदार कैसे मेरी इन सर्विसेज को वैल्यू करेगा, कैसे उसको डिटर्मिन करेगा, क्या उसमें आएगा, ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, इसको काउंट कैसे करेंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा, मोस्टली हमें पता है इसमें क्या मिलेगा, मोस्टली हमें मिलेगा वो इसमें कि आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको मोस्टली अगर ये पेपर में आएगा तो इसमें सवाल कौन से आएंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका कस्टमर है वो कैश दे रहा है, लेकिन वो कैश के साथ कहता है मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे दूंगा, वो कहता है कि मैं आपको अपनी कंपनी के कुछ बॉन्ड्स दे दूंगा, वो कहता है कि मैं आपको डिबेंचर्स दे दूंगा। वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आपको ऑफर कर रहा होता है। देखिए, अगर वो आपको इन्वेंट्री देता है, वो आपको गाड़ी देता है, उसको अकाउंट फॉर करना बड़ा आसान है। वो कहता है जी मैं आपको कैश देता हूँ, साथ गाड़ी, जैसे ये वाली एग्जांपल है, आप खुद देखें। ये वाली एग्जांपल में मुझे पता है मेरा पुराना एसेट क्या है, इसकी फिर वैल्यू डिटरमिन करके मैं कर सकता हूँ। लेकिन असर फटा पड़ेगा इनके ऊपर। भाई आपको साथ शेयर दे दिए हैं, बॉन्ड्स दे दिए हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, इनकी इशू प्राइस कुछ है, इनकी मार्केट वैल्यू कुछ है, इनके ऊपर कुछ और बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, तो इनको हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, ये हमने क्या करना है, ये हमने यहाँ पर लर्न करना है। ठीक है, तो देखते हैं। कहते हैं हमने जनरल एंट्री पास करनी है 31 जनवरी 2000 ईयर वन के ऊपर। An entity enters into a contract to provide a monthly services for 1 year. The contract is signed on 1st January 2001 and works begin immediately. The contract include that services is a single performance obligation कि एक ही काम हमने करके देना है, परफॉर्म ओवर टाइम, जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, एंड ऑल्सो मेजर्ड ऑन टाइम बेसिस, और हम टाइमली बेसिस के ऊपर ही करेंगे। इन एक्सचेंज फॉर द सर्विसेज, सर्विसेज के बदले में कस्टमर प्रोमिसेस 100 शेयर्स ऑफ हिज ऑर्डनरी शेयर पर मंथ, कि जितना जितना काम करते जाओगे तो मैं आपको अपने ऑर्डनरी शेयर्स के हर महीने 100 शेयर देता जाऊंगा। टोटल मैं आपको 1,200 शेयर्स जो है दूंगा। ठीक है, अब टोटल आपको 1,200 शेयर्स मिलने हैं। अब मुझे खुद बताओ, क्या जनवरी में शेयर्स की मार्केट वैल्यू, क्या फरवरी में शेयर्स की मार्केट वैल्यू, क्या अगस्त में शेयर्स की मार्केट वैल्यू, क्या दिसंबर में शेयर्स की मार्केट वैल्यू, क्या ये सिंपल होगी, क्या ये सेम होगी? Is it going to the same or not? नहीं होगी। तो अब कैसे हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे? तो भाई जिस महीने जब जो मिलेगी प्राइस, हम उसके ऊपर ही क्या करेंगे, हम उसको लेके चल रहे होंगे। ठीक है, जब आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, जिस मंथ जो प्राइस है, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, आप उसके ऊपर ही इसको लेकर चल रहे होंगे। अच्छा जी, जैसे वो कहता है कि 31 जनवरी को when entity receive 100 shares are agreed, the fair value of one share in customer is 2500। तो आपको 25 रुपए के शेयर मिले हैं, तो ठीक है। उस दिन 100 शेयर्स मिले हैं, 100 × 25 करेंगे तो रेवेन्यू का 25 क्रेडिट हो जाएगा, और फाइनेंशियल एसेट जो कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है आपकी, वो क्या हो जाएगी, डेबिट जो है वो हो जाएगी। अगर अगले महीने शेयर्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फरवरी में, अगर फरवरी में 100 शेयर्स मिले 120 के, तो आप क्या करेंगे, उसको 120 पे ले जाएंगे।
अगर आपको शेयर्स मिले फॉर एग्जांपल अगस्त में मिलते हैं, और अगस्त में शेयर अगर 10 रुपए का है, तो आप 10 के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हर महीने जितना जितना मिलेगा आप उसको सिर्फ पर्सपेक्टिव पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड जो है वो कर रहे होंगे। जी दोस्तों, क्लियर है ये? शेयर्स नहीं ना, अभी चूंकि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा नहीं है। जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो IFRS 9 कहता है कि इसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स कंसिडर हो रहे होंगे। हम इनको शेयर्स नहीं कहेंगे, हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कहेंगे। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूटिव वर्ड जो हमें स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है IFRS 9 वो इस्तेमाल करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स। अभी हम जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी हमारी होती हैं, उनको हम क्या कर रहे होंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट ऐसी होती हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हम कस्टमर को पे करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हम कस्टमर को पे कर लेंगे। आपने अक्सर सुना होगा ये जो प्राइजेस वगैरह मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, इस तरह की स्कीम्स होती हैं, आप लोगों ने कूपन्स वगैरह दिए होते हैं, आपने अक्सर सुना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर को कहते हैं, प्राइस बाउंड नहीं, इनामात की बात कर रहा हूँ दोस्त, इनामात की बात कर रहा हूँ। आप कस्टमर को कहते हैं कि यार अगर तुमने हमारे 1000 यूनिट्स परचेज किए जो 100 रुपए के हिसाब से हैं, तो हम तुम्हें एक कूपन देंगे। तुम कूपन को स्क्रैच करना, उसके ऊपर जो भी अमाउंट लिखी होगी हम तुम्हें वो क्या कर देंगे, कैश पे कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? आपने अक्सर देखा होगा, आपको इस तरह के इनामी कूपन्स मिले होते हैं। अक्सर पेप्सी की वो जब इनकी चलती है कोक की प्रमोशन, कि जी इनका ढक्कन निकालें, इनके कैप को स्क्रैच करें और इनामात पाएं, जिसमें कैश प्राइजेस भी होता है। अक्सर ये ऑफर्स निकालते हैं। मुझे आज भी याद है कि बचपन में हमारे ऑफर आती थी कि 10 कैप्स जो हैं, अगर आप वो पेप्सी के जमा करवाते थे तो आपको 5 रुपए मिलते थे। इस तरह की ऑफर्स होती हैं। तो ये वो कंसिडरेशंस हैं जो क्या की हैं, जो आपने कमिट कर दी हैं कस्टमर को। मतलब सेलर भाई साहब जो है वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं कस्टमर को पे करूंगा ऑन दैट थिंग, ऑन दैट थिंग। इसको हमने कैसे अकाउंट फॉर करना है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें से जब हम बात करेंगे तो हमारा रूल क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, वो देखना है। कहते हैं द एंटिटी शेल रिकॉग्नाइज द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू व्हेन और एज द लेटर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। अगर ये काम होगा तो जाहिर सी बात है, जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने की वजह से आपने अपना रेवेन्यू जो है वो क्या करना है, रिड्यूस करना है। हम रेवेन्यू रिड्यूस कब करेंगे, जब लेटर ऑफ जो है वो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे क्या, द एंटिटी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर ट्रांसफर ऑफ रिलेटेड गुड एंड सर्विस टू द कस्टमर। एंड मतलब आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया है, और द एंटिटी पेज और प्रोमिसेस टू पे द कंसिडरेशन, चाहे वो कंडीशनल है फ्यूचर इवेंट पे या नहीं। द प्रॉमिस माइट बी इम्प्लाइड बाय द एंटिटी कस्टमर बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि आपने प्रॉमिस किया है और आपको लग रहा है पे कर देंगे। जो इसमें से लेटर इवेंट होगा, जो इसमें से बाद में इवेंट होगा, उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन जो है हम अपने रेवेन्यू को रिड्यूस कर देंगे, हम अपने रेवेन्यू को जो है वो कम कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, एन एंटिटी रीजनल एंटिटीज पास करनी है, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू अ कस्टमर दैट इज लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स। वो कस्टमर्स बेच रहे हैं जो एक बड़ी उनकी ग्लोबल चेन है उसको। द एंटिटी कमिट्स टू बाय एटलीस्ट 15 मिलियन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। एक एंटिटी ने, कस्टमर ने कहा कि ठीक है 15 मिलियन में आपसे प्रोडक्ट ले लूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड द एंटिटी टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन टू द कस्टमर एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा तो आपने 1.5 मिलियन जो है उसको पे करनी है फॉर द चेंजेस इट नीड टू बी मेक टू इट्स शेल्विंग टू अकोमोडेट द एंटिटीज प्रोडक्ट। भाई वो आपसे 15 लाख, 15 मिलियन, 15 लाख के प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, तो आप उसको 15 लाख जो है वो पे करेंगे, इसलिए
ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अकोमोडेट करने के लिए अपनी जो शेल्फ वगैरह उसने एडजस्ट करनी है वो कर दे। अब हुआ क्या है, बाय 30 जून 6 मिलियन गुड्स वर इनवाइस्ड, और 31 दिसंबर को रिमेनिंग 9 मिलियन गुड्स जो हैं वो इनवाइस हुई हैं, हमने जनरल एंट्री पास करनी है। अब देखें, हमने कहा था कि हम अपना रेवेन्यू कब रिड्यूस करेंगे, जो लेटर इवेंट होगा। अब पेमेंट, अब ये वाली पेमेंट वाला इवेंट जो है वो पहले हो गई है, लेकिन जब हमारी एंटिटी का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है वो एंड पे हो रहा है। जब हम एंटिटी का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे उस दिन हम क्या करेंगे, हम अपना जो है इसको भी रिड्यूस कर देंगे। अब देखें, 1 जनवरी 2018 को जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पेमेंट की, बैंक हमारा हो गया 1.5 मिलियन से क्रेडिट हो गया, और एडवांस पे टू द कस्टमर या कंसिडरेशन पे टू द कस्टमर हमने क्या कर दी, डेबिट कर दी। 30 जून को 6 मिलियन गुड्स जो है वो हमने उसको जो है वो क्या कर दी हैं, बेच दी हैं। क्या कर दी हैं, 6 मिलियन गुड्स जो हैं वो हमने क्या कर दी हैं, वो हमने उसको बेच दी हैं। तो ठीक है। अब 6 मिलियन बेचनी है। अच्छा, ये देखें, ये जो हम 1.5 मिलियन पे कर रहे हैं बेसिकली, ये 15 मिलियन कितना है, 10% है। तो जो हम टोटल प्रोडक्ट्स उसको बेचेंगे उसका 10% हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको पे कर रहे हैं। पहली एंट्री समझनी है, देखें ना, सवाल पढ़ें। सवाल क्या है, कस्टमर ने कहा कि वो हमसे 15 मिलियन के प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदेगा, ठीक है, और हम उसको इस प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर 1.5 मिलियन जो है वो पे करेंगे, ताकि वो अपने शेल्फ को प्रोडक्ट्स के लिए अकोमोडेट कर ले। ये उसने हमें पे करना है, कस्टमर ने, और ये हमने उसको पे करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसने कहा ये 1.5 मिलियन हमने उस वक्त ही पे करना है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो हमने इनिशियली उसको 1.5 मिलियन जो है वो क्या कर देना, पे कर देना है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, 1 जनवरी को, तो हम उसको 1.5 मिलियन पे करेंगे। तो बैंक हमारा हो गया क्रेडिट, और हम कह देंगे जी पेड टू कस्टमर या कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर जो है वो हमने क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। भाई आप पेमेंट कर रहे हैं, ये 15 लाख रुपया आपने पे करना है, तो आप पे करेंगे तो बैंक क्या होगा बताएं, क्रेडिट नहीं होगा। ये लाइन तो पढ़ें आप। Contract also requires the entity to make a non-refundable payment of 1.5 million to a customer। आप कस्टमर को 15 लाख पे कर रहे हैं ताकि वो अपनी शेल्फ जो है उसको जाकर रैक वगैरह को ठीक करवा ले, बिकॉज आपका कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है, तो आप पेमेंट कर रहे हैं ना। अब जब देखें, जब आपने 6 मिलियन के गुड्स उसको दे दी हैं, जब आपने 6 मिलियन की गुड्स उसको दे दी हैं, तो उसने बैंक में आपको कितने पैसे दिए हैं, उसने बैंक में आपको 6 मिलियन जो है वो पे कर दिया। उसने बैंक में 6 मिलियन पे कर दिया, तो बैंक में है आपका 6 मिलियन डेबिट हो गया। रेवेन्यू सारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज 10% तो आप उसको कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो इस 6 मिलियन का 90% जो है वो क्या करेंगे, आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका रेवेन्यू आ जाएगा 5.4 मिलियन से। और जो बाकी 10% होगा विच इज 6 लाख, ये जो आपने कंसिडरेशन पे की थी उसको, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर उसकी रिवर्स हो जाएगी। और जब उसने 31 दिसंबर को फाइनल पेमेंट की है, फाइनल पेमेंट में आपको 9 लाख मिला, उसमें से रेवेन्यू आप 8.1 मिलियन रिकॉर्ड करेंगे 90%, और जो कंसिडरेशन पे की है वो 9 लाख रुपए की, आप उसको एडजस्ट कर देंगे। तो जो आपने उसको एडवांस कंसिडरेशन पे की थी वो भी क्या हो गया, अकाउंट आपका खत्म हो रहा का। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारी एलोकेशन और एंट्रीज रह गई हैं। एलोकेशन पे हम वर्किंग स्टेबल्स देखेंगे, एलोकेशन के सेपरेट सवाल भी आते हैं, उनको भी हम देख रहे होंगे। उसके बाद एंट्रीज तो गालिबन 2 से 3 मजीद लेक्चर्स हमारा स्टैंडर्ड जो है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी।
इंशाल्लाह मिलते हैं हम फिर कल। अल्लाह हाफिज़। कल क्लास थोड़ी सी मैं एक्सटेंड करूँगा। मुझे कल हर हालत में एलोकेशंस जो हैं वो समझानी है। एलोकेशंस हम कल कंप्लीट करेंगे। इट विल टेक टाइम, इट विल हैव मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल सवाल हैं, सारे इसी में से आते हैं। जब एलोकेशंस हो गई, एंड पर रेवेन्यू की जो रिकग्निशन है वो शायद हम मंडे को ख़त्म कर दें और फिर हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे मैक्सिमम वेडनेसडे को हम वाइंड अप कर देंगे। बड़ा चैप्टर, बड़ा स्टैंडर्ड, और ये ख़त्म हो गया तो इसके बाद हम फिर अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो होगा बेसिकली हम वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। छोटा है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, हम अब लीजेस को जो है वो डिस्कस आउट कर रहे हैं। ओके, तो एक दफ़ा लीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टारगेट यही है। नवंबर के महीने में ये वाला मंथ चल रहा है, इसमें लीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रेवेन्यू, ये तीन स्टैंडर्ड हमने इस मंथ में कंप्लीट करने हैं एटलीस्ट। और अगर जल्दी हो गए तो एक आधा हम छोटा स्टैंडर्ड भी कर लेंगे। डेफर टेक्स अभी नहीं करना, वो दिसंबर में कराऊंगा, वो लंबा है, वो बड़ा है, डेट विल टेक टाइम। तो लीज और रेवेन्यू ये हमने इस मंथ में ख़त्म करनी है अलॉन्ग विद डैट। ठीक है जी, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।